वेलकम फ्रेंड, इस चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले जो भी नए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और पुराने मित्र हैं वो इस चैनल को अपने सभी अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें। जो मैं सीरीज लेके पिछले 2 दिनों से आ रहा हूँ उसी को अगला क्रम में मेंस के संदर्भ में 66 मेंस के संदर्भ में जो रणनीति क्या आप लोगों की होनी चाहिए जिससे आपका मैक्सिमम नंबर आप लोग ला सके अपने एग्ज़ाम के दौरान। साथ ही साथ कुछ गेस क्वेश्चन है, उन जो गेस क्वेश्चन के संबंधित जो टॉपिक है उस पर आप कुछ अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। साथ ही साथ कुछ मैं ऐसी बातें बताऊंगा आज जिससे आपको एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम हॉल में जब आप मेंस दे रहे होंगे तो आप लोगों को बहुत वो हेल्पफुल होगा और बहुत इजी तरीके से आप मेंस को देकर आ सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या आप अपनी तैयारी के दौरान सहज महसूस करेंगे। जब तक आप मेंस दे नहीं देते हैं एग्ज़ाम तब तक आप असहज महसूस करते हैं। उससे पहले आपके मन में बहुत से विचार ऐसे आते हैं कि मेंस में क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा, कितने समय में किसी क्वेश्चन को लिखा जाना चाहिए, कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए, कितने पेज में लिखा जाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत से दिमाग जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता रहता है। इसी पर आज मैं चर्चा करूँगा। ये आज के सेशन में 2 पार्ट में मैं आज चर्चा करूँगा, इस सेशन को लेकर आगे बढ़ूँगा। पहले सेशन में क्या जीएस पेपर 1 जो बीपीएससी का है उसका आपके पास जो भी आइडियोलॉजी क्या है, कैसी होनी चाहिए जिसके संदर्भ में मेंस को आप अच्छी तरीके से लिख सकें। कुछ ग्राफ आप लोगों को आज मैं खींचूँगा आप लोगों के, जिससे आपको सहायता मिल सके। इसी एक पार्ट में वो मैं आज चर्चा करूँगा। दूसरा, कुछ गेस क्वेश्चन मैं लेकर आज आया हूँ जो आपको 66 बीपीएससी मेंस में बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए सबसे बिना लेट किए हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सभी को जो भी मेंस अभ्यर्थी होंगे, जो दे रहे होंगे या जो देने वाले हैं, जिनको 67 भी जो अभी तैयारी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन कुछ वक्त के बाद वो भी आने वाला है। तो जो नए अभ्यर्थी हैं जो आगे बीपीएससी मेंस देंगे वो लोग भी इस सेशन को ज़रूर देखें ताकि उनको कुछ आइडिया मिले और अभी से वो तैयारी शुरू कर दें। और जो 66 बीपीएससी मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है वीडियो। आप अभी तक बहुत सी चीज़ें कर रहे होंगे, तैयारी का अंतिम दौर पर होंगे, क्योंकि अगर डेट नहीं बढ़ता तो आपका नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम था। तो आप लोग बहुत चीज़ से वाकिफ़ हो चुके होंगे, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने मेंस देते वक्त महसूस किया था तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले सभी को पता है कि जो पेपर 1 होता है जीएस का वो 300 मार्क्स का होता है। उसमें कुल 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपको 8 का आंसर देना होता है और वो 3 खंड में होता है, खंड ए, खंड बी, खंड सी। खंड ए में आपको हिस्ट्री या राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कुल 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं और आपको जिसमें से 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। सेक्शन बी में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र पूछा जाता है, जिसे अमूमन आईआर बोला जाता है। इस सेक्शन में कुल 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें से 3 क्वेश्चन आपको करना होता है। और सेक्शन जो 3rd है डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन का स्टैटिक्स का पार्ट होता है, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए रहता है और उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना होता है। ये तो सभी को पता है, पर कुछ बातें आपको अभी से ही करना होगा जिससे आपके एग्ज़ाम हॉल में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और उसके लिए आप तैयार हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि 3 घंटे का समय आपको दिया जाता है। इन 8 क्वेश्चन को लिखने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। तो 3 घंटे के समय में पर क्वेश्चन पर आपको 22 मिनट के आसपास समय मिलेगा। तो क्या आपके पास वो 22 मिनट मिलता है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 180 मिनट के समय में 10 से 15 मिनट आपका
कुछ वहाँ पर आपको फॉर्म सिग्नेचर करना होता है कुछ डॉक्यूमेंट पर मेंस के क्रम में एग्ज़ाम हॉल में, कुछ को क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। तो आपको 5 से 10 मिनट का समय वो ले लिया खपत हो जाता है वो डिस्टर्ब करेंगे आपको, तो उसमें आपका माइंड डाइवर्ट होता है। प्लस आप क्वेश्चन पढ़ते हैं 5 से 10 मिनट का समय उसमें भी लगेगा। तो अमूमन ये देखा जाता है कि 10 से 15 मिनट का टोटल समय आपका वेस्ट हो जाता है इन्हीं सब कामों में। तो आपके पास समय बचता है केवल 160 या 65 मिनट का समय बचेगा, जिसमें आपको टोटल आंसर का क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 20 से 21 मिनट का समय ही बचेगा। और उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आंसरिंग कर रहे हैं, उसका फॉर्मेटिंग गलत हो जाता है, या जो आप क्वेश्चन का डिमांड है उसके अनुसार अगर आपका आउटपुट नहीं आता है, आंसर फॉर्मेटिंग नहीं होता है, तो आपका अलग से प्रेशर बनता है। अगर कोई पार्ट डीआई का पार्ट अगर बहुत हार्ड कर दिया गया है, क्योंकि जब देखा जाता है क्या जब अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाती है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ पूछ दिए जाते हैं, जिसके कारण कुछ स्टूडेंटों का सिलेक्शन ना हो सके, जो तैयारी ढंग से नहीं किए, जो रणनीति ढंग से नहीं अपनाए हैं, उनका सिलेक्शन में बाधा उत्पन्न किया जाता है। आयोग के पास एकमात्र यही जरिया होता है क्या हमारे से जो इंटरव्यू सिलेक्शन का होगा कैंडिडेट, उनमें उन स्टूडेंटों को लें जिसमें रणनीति अपनाकर सारे चीज़ों को सॉल्यूशन करके अच्छे आंसर फॉर्मेटिंग करके अच्छे नंबर लाए हों, उन्हीं का सिलेक्शन हो। तो यहाँ पे ये देखा जाता है अपने आप को खुद को जितना डिस्टर्ब करिए एग्ज़ाम हॉल में, आपका सिलेक्शन ना होने का दर उतना बढ़ता जाता है। तो इसी सब में ये सब जब आप सारे चीज़ों से आप परफेक्ट होते हैं तो ही जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सब तो आपका रणनीति है कि यानी एग्ज़ाम हॉल में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप यहाँ से सोच के जाते हैं बहुत अच्छा है, सब कुछ बेटर होगा, बेस्ट होगा, पर एग्ज़ाम हॉल में कैसा कंडीशन है, एग्ज़ाम हॉल में आप किस तरह आंसर फॉर्मेटिंग करते हैं वो आप अभी नहीं बता सकते हैं, वो आपको एग्ज़ाम हॉल में ही पता चलेगा। पर कुछ बातें ऐसी है जिसको अभी से आप करते हैं तो वो जो आपका एग्ज़ाम के दिन जो होने वाला है उसको आप कम कर सकते हो, उस प्रवृत्ति को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर 160 से 65 मिनट में 8 क्वेश्चन का आंसर देना है और सबसे टफेस्ट स्थिति को आप मान के चलिए, आपके साथ सबसे टफेस्ट स्थिति हो तो उसमें आप कैसे अपना मेंस क्लियर करेंगे। मैं इसी स्थिति को मान के चल रहा हूँ कि आपका उस दिन का सबसे टफ दिन होगा जिसमें आपका सिलेक्शन होना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले 2-4 काम कर सकते हैं। जैसे पहला आप कर सकते हैं कि अभी से ही 3 घंटे लिखने का प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं, उसको और आप बूस्टअप कीजिए, थोड़ा सा और बढ़ाइए उसको। 3 से 3.5-4 घंटे का लिखने का स्थिति अपने आप में उस इन्वायरमेंट में शामिल करें कि 3 से 4 घंटे का स्थिति हम लिख सकें, कंटिन्यू लिख सकें। दूसरा, सटीक आंसर लिखने का कोशिश करें, टू द पॉइंट लिखने का, जो भी है डिमांड क्वेश्चन का उसके अनुसार आंसर फॉर्मेटिंग करने का अभी से ही प्रैक्टिस करें, और बहुत से स्टूडेंट कर भी रहे होंगे। साथ ही साथ अगला स्टेप आपको ये करना है क्या अपने आंसर राइटिंग में कुछ टूल्स ऐसे अपनाने हैं जिससे आपको कम लिखना पड़े और उस टूल्स के माध्यम से आपका आंसर जो फॉर्मेट हो वो बहुत अच्छा नज़र आए, सारे एंगल से वो आपको और जो भी स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, उससे अलग आपका आंसर फॉर्मेट हो। उसके लिए आप पाई चार्ट, डायग्राम, मैप और भी बहुत से टूल्स हैं जो आप अपना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप उस दौरान अभी से करते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में आप बहुत ही सहज महसूस करेंगे। आज मैं चर्चा दूसरे पार्ट में, इस सेशन का दूसरे पार्ट में आता हूं और बीच बीच में बताऊंगा क्या क्या नहीं करना, क्या करना है। तो गेस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, इस सेशन का दूसरा पार्ट गेस क्वेश्चन है, उसमें 2 खंड का चर्चा करूंगा, जिसमें खंड 1 हिस्ट्री और दूसरा खंड आया टॉपिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीतिक होता है
उससे संबंधित जो इशू होते हैं उस पर चर्चा करूँगा, क्योंकि डीआई का पार्ट में क्वेश्चन गेस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वैसे भी डीआई का लाइन बाय लाइन बताया नहीं जा सकता है ये क्वेश्चन आएगा, ये इस सेशन से आएगा। अगर आप डीआई के पार्ट को प्रीवियस ईयर के जो बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ है उस पर ही एक्सरसाइज कर ले, उस पर ही बार बार रिपीट कर ले। कुछ मार्केट में बुक मिलते हैं जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन होता है, उस पर रिवाइज कर ले, तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपका डीआई का पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उसको आप डीआई के पार्ट को अच्छे से देखिएगा और उस पर प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यू 4-5 क्वेश्चन डेली बनाइए उस पर। अभी से अगर करते भी हैं तो आपका वो अच्छी स्थिति में आ जाएगा और आप सॉल्व अच्छे से आंसर भी लिख के आइएगा, उसको सॉल्व भी करके आइएगा, उतना टफेस्ट स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो आज के सेशन में जो जीएस का जो सेशन पार्ट 1 है और पार्ट 2 है उस पर आज मैं गेस क्वेश्चन कुछ दूंगा और उस पर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पर आपको ज़रूर करके ही रहना है। वैसे पहले बता दूं, गेस क्वेश्चन होता है कि हाँ ये आने की ये संभावना है, अनुमान है, ये गारंटी नहीं होता कि ये आज ही आ ही जाए, पर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आप लोग सारे जितना भी सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, इस साल जो पिछले साल का जो क्वेश्चन आया है उसको देखते हुए जो जितने भी टॉपिक आपको शेष रह जाते हैं उसको अच्छे से कम 5 बार आप लोग रिपीट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब ट्रेंड बीपीएससी का भी चेंज हो गया है, क्योंकि वह एक ही क्वेश्चन के साथ 2-3 टॉपिक को ऐड करके पूछता है और कुछ नए भी डायग्राम को ओपन किया है। जैसे पहले विचारक में केवल नेहरू, गांधी और टैगोर जी को पढ़ा जाता था, अब लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी को भी शामिल कर लिया गया है। हो सकता है आगे डॉक्टर कृष्ण सिंह हैं, फिर आपको और 1-2 विचारक जो हमारे बिहार में रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर, फिर आपको और 1-2 विचारक जो अभी मेरे मन में नहीं आ रहा है, पर आप 1-2 विचारक है जो माइंड स्टोन के रूप में बिहार में असर रखते हैं, तो वो आप उसको भी बीपीएससी हो सकता है शामिल कर लें, जो सामाजिकता के बात करता है, जो समग्र विकास की बात करते हों, जिनकी विचारों में कुछ आधुनिक तत्वों के साथ हमारे बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण तथ्य रहते हैं, उन सबों को शामिल किया जा सकता है। इसलिए ये डायग्राम थोड़ा बीपीएससी में अलग देखने को मिला है पिछले बार से, तो इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि ये ही क्वेश्चन डेफिनेट आएंगे, पर ये क्वेश्चन जो हैं वो आपको अधिकतम आपको नज़र आ सकते हैं आपके टॉपिक में, तो इसको आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले हिस्ट्री में आप देखिएगा पटना कलम और मौर्य कला। तो पटना कलम में उनकी स्थिति क्या थी, पटना कलम क्यों इतना महत्वपूर्ण है, पटना कलम फिर कि उसकी छाप अभी क्या वर्तमान में है, वो क्यों बिहार के लिए पटना कलम महत्वपूर्ण हो जाता, और जो भी कलाएँ हैं वो देखना है। फिर दूसरा देखना है कला में मौर्य कला देखना है, मौर्य कला की प्रासंगिकता क्या है, वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता क्या है ये देख लेना है, उसकी भूमिका क्या रही है, उसका इतिहास क्या रहा है, उसके साक्ष्य क्या है बिहार में, ये सब आपको देखना है मौर्य कला के संदर्भ में। फिर उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में देखना है, राष्ट्रीय आंदोलन का जो पार्ट होता है उसमें चंपारण आंदोलन देखना है, और भारत छोड़ो आंदोलन था, आज़ाद दस्ता, दोनों को साथ में देख लेना है। ये 2 राष्ट्रीय आंदोलन महत्वपूर्ण है जो आप लोगों को गेस के रूप में मैं दे रहा हूँ। साथ ही साथ उससे अतिरिक्त भी असहयोग है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, तो उस सब पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर तीसरा टॉपिक है आदिवासी आंदोलन है, विद्रोह है, जो आदिवासी विद्रोह हमारे बिहार क्षेत्र में हुए थे, तो जिसमें संताल और बिरसा मुंडा विद्रोह इस साल महत्वपूर्ण नज़र आते हैं। जो पिछले जो क्वेश्चन आ रहे हैं बीपीएससी के उसके संदर्भ में विचारक के रूप में टैगोर को आप देखिएगा। इस बार टैगोर की इस बार प्रासंगिकता, उनके विचार, राष्ट्रवाद, शिक्षा के संदर्भ में ये सब इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। तो टैगोर के जितने भी विचार हैं, उनके वैचारिक मत हैं, उनको आप देख लीजिएगा। साथ ही 5वां टॉपिक आप बिहार में
प्रेस की भूमिका जरूर देखिएगा इस बार, हो सकता है इस बार क्वेश्चन पूछे इस बार हिस्ट्री के पार्ट से। और भी टॉपिक उस पर आप रिवाइज जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ ये 5 टॉपिक जो मैं बताया हूँ उसमें आप काफ़ी हद तक आप तैयारी कर लीजिएगा। दूसरा IR का जो पार्ट होता है इंटरराष्ट्रीय, जो करंट खंड 2 में जो आता है करंट इशूज़ जो रहता है, उसमें आप 3 पार्ट में इसको देख सकते हैं। एक पहला पार्ट होता है IR का, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जो विभिन्न देशों के साथ भारत का जो संबंध है, अपने पड़ोसियों के साथ संबंध है, उसमें IR के पार्ट में देखा जाता है। दूसरा नेशनल इशू जो होता है, जो राष्ट्रीय महत्व के कुछ इशू हैं, वो भी उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस खंड 2 में। तीसरा है क्या 60 से 62वीं और 63वीं के बाद 64वीं में ये देखा गया कि इंडेक्स से भी कुछ क्वेश्चन पूछे बीपीएससी ने पूछना शुरू कर दिया। ये बहुत अच्छा कदम, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं उसमें करंट इवेंट में क्या हो रहा है इन वर्ल्ड में, हमारी जो समसामयिक ज़रूरतें हैं किस तरह एक दूसरे से टैग करती हैं, इस सब पर जागरूक होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए इंडेक्स और रिपोर्ट जो होता है, जैसे नीति आयोग का कुछ रिपोर्ट हुआ, वो उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। वैसे मैंने आज अपने ग्रुप में नीति आयोग का एक रिपोर्ट आपको 2021 का शेयर किया हूँ, उसे आप वहाँ से देख सकते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जाके लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लिंक से ऐड हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर, और आप वहाँ से इंडेक्स रिपोर्ट जो भी टोटल आ रहा है, सूचकांक आ रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं और उससे के अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए IR में कुछ टॉपिक है जिसमें मैंने गेस किया हो, उसमें से आपको ये अच्छी तरीके से कर लेना है। जैसे भारत की वैक्सीन कूटनीति और कोविड रणनीति क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या रही, इतना विरोध हुआ, उसके बाद भारत के जो स्थिति अभी वर्तमान में है वैक्सीन के संदर्भ में, जो असमंजस की स्थिति है, उसमें विश्व का जो समर्थन आया है, इसमें वैक्सीन कूटनीति क्या भूमिका रखती है। आप इस टॉपिक को जरूर कीजिएगा समग्र रूप से। जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें से एक ही टॉपिक आ जाए, वैक्सीन कूटनीति में बहुत से पार्ट होंगे। जब आप इस पर रिसर्च कीजिएगा तो उसमें आपको सारे डायग्राम को देख के जाना है, और नहीं होगा, मैं अगर कोई आप लोग डिमांड करिएगा तो मैं इन सब टॉपिकों पर स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा, उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा तो मैं वैसा करूंगा, नहीं तो अगर आप लोग कर लेंगे तो कोई ऐसा स्पेशल नहीं, अगर आप लोग कर ही लेंगे तो फिर दिक्कत क्या है। अगर नहीं हो पाएगा तो हमको आप कमेंट में बताइएगा, मैं अवेलेबल कराने का प्रयास करूँगा। दूसरा है क्वाड, भारत की भूमिका और उभरती नवीन आयाम क्या हैं, इसके संदर्भ में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वाड, भारत की भूमिका और उभरते नवीन आयाम। क्वाड की स्थापना से लेकर वर्तमान परिस्थिति क्या है क्वाड के संदर्भ में, चीन के विरुद्ध क्या रणनीति क्वाड में अपनाई जा रही है, फिर भी इतनी महत्वपूर्ण संस्था होने के बाद भी ये अनौपचारिक संस्था क्यों बनी हुई है, इस पर हो सकता है क्वेश्चन पूछ दें। और कोविड को लेकर जितना विरोध चाइना का हुआ है, उसके बाद क्वाड की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, इस संदर्भ में क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले। तो ये इस टॉपिक को आप कवर करिएगा। तीसरा है म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है हाल में, तो म्यांमार के साथ रिश्ते हमारे क्या हैं, इसके संग पड़ोसी, जब भारत के पड़ोसी पढ़िएगा उसमें हो पूछेगा, ये उसी टॉपिक में पूछ देगा या अलग से पूछ सकता है। तो म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, तो उसके संदर्भ में जो भी विभिन्न डायग्राम है उसको आप देख लीजिएगा, उसको अच्छे से करिएगा। चौथा है पड़ोसी देश के साथ संबंध में, जो हमारे आसपास के पड़ोस के देश हैं, तो उसमें नेपाल और बांग्लादेश का संबंध भी आप देखिएगा इस बार, क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश के साथ हालिया 1 साल में बहुत उथल पुथल रहा है। बांग्लादेश के साथ सहयोगात्मक रहा, पर नेपाल के साथ तो बहुत उथल पुथल वाला स्थिति रहा है, तो उससे हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतने विवाद होने के बाद भी क्या कारण है कि भारत नेपाल के साथ सहयोग की नीति अपनाती है। इस कोविड के दौरान विश्व का कोई भी देश नेपाल का सहयोग नहीं किया, पर भारत बिना पूछे, बिना डिमांड किए हुए उसे अपनी सहायता सामग्री पहुंचाई। ऐसी क्या स्थिति है, क्यों इतना ज़रूरी है नेपाल हमारे लिए, तो इस संदर्भ में आप देखिएगा
नेपाल और बांग्लादेश का जो भी संबंध है, जो भी डायग्राम अभी इस बार उभरे हैं। पांचवा टॉपिक आप देखिएगा, पश्चिम एशिया के संबंध में अब्राहम समझौता डिकोड हुआ है जो अमेरिका द्वारा कराया गया है, उसका प्रभाव देखिएगा, भारत की उसकी भूमिका क्या हो जाएगी उसके बाद। फिर हाल ही में इजराइल और जो फिलिस्तीन का मुद्दा हुआ है, तो अब्राहम डिकोड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप ये आप टॉपिक जरूर करिएगा ये भी, कि इससे भी आपको क्वेश्चन हो सकता है, पूछ ले। पश्चिम एशिया में ईरान महत्वपूर्ण है, पर इस बार ईरान से ज़्यादा कहीं इब्राहिम समझौता मुझे लग रहा है कि इस बार इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए उसे, और क्योंकि वो बहुत माइलस्टोन तय करता है पश्चिम एशिया में। छठा टॉपिक इसमें हो जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, और भारत की भूमिका, सुधार संबंधी सुझाव, आवश्यकता इत्यादि जो डायग्राम है उस पर आप जरूर एक बार नोट तैयार करके रखिएगा। उसको मेंस में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि कोविड ने बहुत सी चीज़ें को जो पूर्व की धारणाएं थी उसको बदलने का काम भी किया है। तो उस संदर्भ में सिक्योरिटी काउंसिल में बार बार भारत बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है कि उसे अस्थायी सदस्यता मिले तथा जवाबदेहिता का नया मानक तय हो। इस संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं बीपीएससी के द्वारा। तो आप यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, क्वेश्चन आप इसका तैयार कीजिएगा। साथ ही साथ दो संगठनों के साथ भारत का संबंध क्या है और उनका प्रभाव क्या भारत पर पड़ता है, इसमें आप देखिएगा, एक बिम्स्टेक और दूसरा आसियान। क्योंकि बिम्स्टेक आसियान कुछ हालिया वर्षों में बहुत कार्य उस पर किए गए हैं भारत के द्वारा। तो ये जो संगठन है उस पर आप लोग जरूर अपना नोट्स तैयार कीजिएगा, और जो भी समस्या होंगे आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगर आप लोगों को जैसी आवश्यकता होगी मैं वैसा काम करूँगा। अगर आप लोगों को लगता है नहीं सभी टॉपिकों पर कुछ कुछ नोट्स की पॉइंट मैं बना के दूँ तो वो भी किया जा सकता है, नहीं तो सेशन में ही ले लूँगा, जैसा आप लोग बताइएगा। फिर इसके करंट जो इशू है खंड 2 का, उसका दूसरा पार्ट नेशनल इशू में आप कोरोना और निर्वाचन के संबंध में प्रश्न आप देखिएगा इस बार, कि कोरोना का सेकेंड वेव इतना बहुत ही प्रभावी है, तो क्या हमारे रणनीतिकार असफल रहे इस जो आने वाले जो कोरोना काल में जो स्थितियां उत्पन्न होती वो नहीं भाप सकें, जिसमें चुनाव आयोग का बहुत प्रश्न उठा चुनाव आयोग पर। तो निर्वाचन क्या असंभावित था, पिछले वर्ष भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण था, इस बार क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनाव कराया गया है कुछ जगहों पर, तो इस संबंध में कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इस टॉपिक को भी करके जाइएगा। दूसरा इसमें है नेशनल इशू में कृषि कानून का इतना विरोध क्यों हो रहा है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। कृषि कानून क्यों आवश्यकता है, फिर भारतीय किसान जो स्थितियां उत्पन्न, जो उनके आय के बढ़ाने के जो अन्य साधन अपनाए जा रहे हैं नेशनल और राज्य के स्तर पर, तो क्या वो काफ़ी है या उसके इतर भी कुछ काम करने की आवश्यकता है, इस संदर्भ में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तीसरा इस पर आप देख सकते हैं नेशनल इशू में पर्यावरण और विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं, उसको आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट तो इसमें आपको नई शिक्षा नीति एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पिछले बार के बाद जब आया है उसके बाद नई शिक्षा नीति माइलस्टोन होता है एजुकेशन के सेक्टर में। तो इस संदर्भ में आप नई शिक्षा नीति का भी कुछ नोट्स बना के रखिएगा, हो सकता है बीपीएससी इस बार पूछे। फिर इंडेक्स रिपोर्ट में 2 इंडेक्स और एक नीति आयोग की रिपोर्ट आप पढ़िएगा। वैसे बहुत से इंडेक्स आते हैं, पर महत्वपूर्ण बीपीएससी के संदर्भ में एक वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 को देख लीजिएगा, मानव विकास सूचकांक को देख लीजिएगा। इससे संबंधित जो भी डायग्राम होंगे वो पूछे जाएंगे। फिर जो गोल्डन लक्ष्य हमारा है उससे संबंधित आप क्वेश्चन उसको देख लीजिएगा। जो हमारा गोल्डन लक्ष्य यूएनओ के द्वारा दिया गया उस पर संबंधित क्वेश्चन होगा, वो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही ये जो गेस क्वेश्चन है उस पर अपना की नोट जरूर बना के रखिएगा कि एग्ज़ाम से पहले जो मेंस होगा उससे पहले आप रिपीट कर सके, और जो भी क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं उसको बार बार आप लिखने का प्रयास करिए।
आप जितना लिखने का प्रयास कीजिएगा, अपने लेखन शैली को जितना स्पीड कीजिएगा, आपके लिए एग्ज़ाम हॉल में उतना इजी होगा। एग्ज़ाम जितना भी क्वेश्चन आपको होगा सॉल्व कीजिएगा समय पर, क्योंकि वहाँ 1 मिनट भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि 1 मिनट अगर आप किसी क्वेश्चन का लैप्स करते हैं तो अगले क्वेश्चन पर वो प्रभाव डालता है। अगर उसका भी 1-2 मिनट लैप्स होता है तो थर्ड क्वेश्चन पर जाता है। इसी तरह अगर हर में आप 1 और 2 मिनट का लैप्स करते जाते हैं तो पता चलता है कि लास्ट का जो क्वेश्चन है उसमें आपको मात्र 10 मिनट का समय मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि 7 क्वेश्चन को अच्छा तरीके से लिखें और जो 8वां क्वेश्चन है वो आप आधा लिख के आ रहे हैं या नहीं भी लिख पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होगा। बहुत सी स्थितियां होती है, तो आप इस सब चीज़ों पर पहले विचार किए होंगे। बस कहने का अर्थ है कि जो आपको मैनेजमेंट करना होगा और ये खुद मैनेज आपको करना होगा, क्योंकि आप में क्या पोटेंशियल है ये आपको पता है। आप जो आपका वीक पॉइंट है उसको दूर कीजिए और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिससे आप होगा कि आप तय सीमा पर आप सारे जो प्रश्न का आंसर दे सकिएगा, सटीक आंसर दे सकिएगा। और जितना हो सके एग्ज़ाम हॉल में आप विभिन्न टूल्स का यूज़ कीजिए, पाई चार्ट, डायग्राम, मैप, जो ETC जो टूल्स होते हैं। तो आप आंसर राइटिंग को अगर इस रूप से लिखते हैं तो आपका नंबर ज़रूर अच्छा मिलेगा। क्योंकि अगर केवल पैराग्राफ में लिखते हैं तो वैसे भी एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा तो आपको नए ट्रेंड के अनुसार नंबर कम मिलेंगे। क्योंकि देखा गया है कि 60 से 62वीं के बाद जो भी जिनका भी मैंने अभी तक कॉपी देखा है जो अभी तक पास आउट हो गए, उनमें सभी लोगों ने ये टूल्स अपनाया है। तो हम लोग भी उस टूल्स को अपनाकर आगे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब जो भी टूल्स हैं आप ज़रूर अपनाइए, और जो भी डाउट्स हो कमेंट में आप या पर्सनली मुझे कांटेक्ट करके आप अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो। धन्यवाद।